ध्यान दो। 12 वीडियो तक फिर से बोल रहा हूँ, पूरा बोर्ड का था, जो नोट्स में है वैसे के वैसे ही याद रखना है कॉम्पिटिटिव के लिए भी। 13th वाले वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोडायनामिक्स का जो एक्स्ट्रा पोर्शन वो लिया। 14th वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक का जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो लिया। अब हम लास्ट वीडियो ले रहे हैं, समझो ये सरफेस टेंशन का एक्स्ट्रा पोर्शन जो है वो ले रहे कॉम्पिटिटिव के लिए। तो जो एक्स्ट्रा था वो हमारा वीडियो नंबर 13, 14 और ये लास्ट वाला वीडियो 15 इसमें कवर हो गया। फिर से पूरा 13, 14 और 15 वीडियो उन्होंने ही देखना जिन्होंने कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करना है, और ये सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम निकाल रहे फोर्स रिक्वायर्ड, क्वेश्चन देख लेना या हेडिंग डालना, फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव following objects from free liquid surface। ये हेडिंग डाल दो, फिर इसमें बताता क्या लिखना है। तो हेडिंग में लिखना फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव करना है हमको फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेंगे फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। तो सरफेस टेंशन फ्री लिक्विड सरफेस में रहेगा, यानी ऐसा सरफेस जो किसके कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में। तो फ्री लिक्विड सरफेस एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो पूरे चैप्टर में हमने ये हेडिंग के नीचे वही देखा था, सरफेस टेंशन। तो हमारा ये सेकंड पार्ट था बोर्ड केस में, ठीक है। ये हेडिंग लिखी है तो आप इसको मिटा लें और एक एक फॉर्मूला लेंगे। ऑब्जेक्ट्स के नाम बदलेंगे तो फॉर्मूला भी कैसे चेंज होगा वो देखना, ठीक है। ये मिटा देना, तो ये हेडिंग लिख लेना आप लोगों ने, फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला था T इज इक्वल्स टू F अपॉन L। डेफिनेशन थी surface tension is defined as normal force acting per unit length on an imaginary line which is considered on the free surface of the liquid। तो एक बार देख लेना। फर्स्ट देखो, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम लोग लेंगे, समझो वायर या नीडल, या आप टाचनी भी बोल सकते हैं, पिन बोल लो उसको, क्या बोलेंगे उसको, नीडल बोलो या पिन बोलो, टाचनी, ठीक है। तो टाचनी ये वाले शेप की रहेगी, यहाँ थोड़ा सा राउंडेड हेड और ये पिन उसकी, तो नीडल बोल सकते हैं या पिन बोल लो उसको, ये ऐसे। तो ये है समझो कंटेनर, ये है लिक्विड, अब उसमें हम रख रहे हैं ये पिन। तो मैंने पहले भी बताया था पिन जब आप इस वाटर सरफेस पे रखेंगे, तो ये एग्जांपल में बताया था मैंने सरफेस टेंशन के, कि आप एक नीडल लो या टाचनी लो या पिन लो ऐसी, और उसको थोड़ा ग्रीस कर दो। ग्रीस कर दो का मतलब ग्रीस लगाने को बोला था, या ग्रीस भी लगा सकते हैं, या ग्रीस करने का मतलब होता आप ऐसा मटेरियल लगाओ जिससे पानी उसको गीला नहीं कर सके। तो आप ऑयल भी लगा सकते, ग्रीस भी लगा सकते, तो ऑयल या ग्रीस कुछ भी चलता, पर ग्रीस करना मतलब ऑयल या घी भी लगा सकते जो उसको वेट नहीं होने देगा पानी से, ठीक है। तो अब वो नीडल हम यहां रखने वाले हैं, देखो ये ऐसे, तो ये फ्लोट होंगी। ये हो गया हमारा साइड व्यू कंटेनर के। टॉप व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लास्ट समझो सर्कुलर है और ये हमारी नीडल है, ये ऐसे। और अगर इधर से देखेंगे, यहां से व्यू देखेंगे, ये हेड देखेंगे अगर, तो वो हेड ऐसा दिखेगा हमको, राउंडेड पिन, ठीक है, ये ऐसे। और अब ये हमने इसको ग्रीस लगाया है, ऑयल लगाया है, तो ये वेट नहीं होने वाला, तो लिक्विड सरफेस ऐसे शेप में रहेगा, देखो कॉन्वेक्स, उसके आजू बाजू वाला। तो ये है सरफेस टेंशन और इधर भी सरफेस टेंशन, तो इधर लिखेंगे T, इधर लिखेंगे T। यही सरफेस टेंशन, उसका वेट जो है W, वो बैलेंस कर लेगा। देखो समझ में आ रहा क्या? तो ये है साइड व्यू देख रहे हैं हम लोग, ये टॉप व्यू, नीडल पानी के सरफेस पे रखी हुई है, ये हम इधर से देख रहे हैं जहां से हम उसका हेड देख सके। तो ये हेड दिखेगा, ये पानी का सरफेस इधर और इधर, हमने उसको ग्रीस किया है। ग्रीस किया है मतलब ऑयल लगाओ या ग्रीस लगाओ, जैसे ग्रीस करना बोल रहे तो ग्रीस लगा सकते हैं। ऐसा कोई मटेरियल लगाना है वहां पे जिससे
जब इसको पानी के सरफेस पे रखे तो पानी उसको वेट नहीं कर पाए, या वैक्स भी लगा सकता है, ठीक है। तो शेप ऑफ द मेनिस्कस उसके आजू बाजू में कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है, कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, क्योंकि हमने उसको ग्रीस लगाया है। तो अब यहाँ पे सरफेस टेंशन, ये टेंजेंशियल, ये सरफेस टेंशन, इट विल बैलेंस द वेट। सरफेस टेंशन इतना है कि उसके वेट को बैलेंस कर लेगा। अगर कोई हेवी ऑब्जेक्ट होगा तो फिर वो सरफेस टेंशन उसके वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा और वो नीडल नीचे चली जाएगी। या हम सोप सोल्यूशन डालेंगे तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन कम हो गया तो ये अपवर्ड फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नीडल नीचे सिंक हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखना, इस पर से लिख रहे हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए कितना फोर्स लगेगा उसका बता रहा हूं। बाद में फिर ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे और लिखते जाएंगे। ये पहला नीडल के लिए या पिन के लिए लिख रहे हैं, फॉर्मूला आएगा T = F। ये है फोर्स रिक्वायर्ड जिसको रिमूव करना है हमको, ये सरफेस टेंशन। और L लेते समय ये है, समझो L इज द लेंथ ऑफ द नीडल, L इज द लेंथ ऑफ द नीडल, ये पूरी नीडल की लेंथ L। तो लेंथ इधर से और इधर से दोनों तरफ से लिक्विड के कांटेक्ट में है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लेंगे ट्वाइस L। सो फोर्स निकालना है तो F = T × ट्वाइस L, ये फॉर्मूला है। तो अगर एक नीडल यहाँ रखी है और इसको मेरे को खींच के निकालना है, सरफेस टेंशन की वजह से वो बाउंडेड है ना, तो अब इसको खींच के निकालना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, T × ट्वाइस L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द नीडल। देख लो एक बार, फिर अब बाकी फिर डिटेल में समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लिक्विड कहाँ कांटेक्ट में है वो देखना, दो जगह कांटेक्ट में, इधर की लेंथ को भी और इधर की लेंथ पे भी। तो इसीलिए हमने यहाँ L लिखा था बेसिक फॉर्मूले में, तो हमने यहाँ कर दिया ट्वाइस L। तो टोटल लेंथ है ट्वाइस L, इधर से भी और इधर से। या ये देखो, एक इधर से एक इधर से, तो एक इधर से फोर्स है, एक इधर से, जो वेट को बैलेंस करे। देखो, so this is the force required to remove the following object। यहाँ following object कौन सा है, नीडल, from the free liquid surface। अब इसको यहाँ से खींच के निकालना है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन पहले भी बताया था, नेट रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर वो नीडल को रिमूव करना है तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना, F = T × ट्वाइस, इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये देखो, फिर अब छोटी छोटी डायग्राम बनाएंगे, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो पहले, समझ में आया ना। तो ये है साइड व्यू, हम साइड से देख रहे हैं। ये रेस्ट कर रही है नीडल फ्री लिक्विड सरफेस पे। फ्री लिक्विड सरफेस यानी जो किसके कांटेक्ट में है, एयर के, ठीक है। इधर का सॉलिड के कांटेक्ट में, इधर का भी सॉलिड के कांटेक्ट में, और इधर का भी। यही एक सरफेस ऐसा है जो एयर के कांटेक्ट में, उसी को हम बोलते हैं फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है। इट बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, तो नीडल या स्मॉल इंसेक्ट का वेट बैलेंस कर सकता है। तो नीडल रखा है, ये टॉप व्यू है, ये हेड वाले तरफ से अगर हम इधर से व्यू देखेंगे, हेड दिख रहा, तो पानी का शेप उसको जहां टच कर रहा वो ऐसा बन जाएगा कॉन्वेक्स। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, नीडल को आप लोगों को ग्रीस करना है। ग्रीस करना मतलब ऐसा बनाना है उसको कि लिक्विड उसको वेट नहीं कर सके, और फिर लिक्विड सरफेस पे नीडल को रखना है धीरे से। तो ये कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स, does not wet the solid, liquid is not wetting the solid। तो ये surface tension tangential, ये इधर, it is balancing the weight of that needle, इसीलिए वो needle नीचे सिंक नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये बेटा, ये देखो, बस ये बेसिक फॉर्मूला है। लेंथ बदलना पड़ेगा हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो खाली आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल, वो सब लिखा है। फिर या वो भी लिखा के दिया है कि सिंगल ड्रॉप, अगर एन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो भी लिखा के दिया है, ठीक है। तो वो भी एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना। हाँ, अब सेकेंड हम लेंगे रिंग। तो अब हम खाली टॉप व्यू दिखाएंगे कि ये हमारा फ्री लिक्विड सरफेस है, ठीक है। कंटेनर ऐसा बना रहे हैं ना हम लोग, ये कंटेनर, ये फ्री लिक्विड सरफेस, तो कंटेनर सिलेंड्रिकली है समझो, तो ये हम उसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं। अब रिंग रखेंगे उसके अंदर, ये है हमारी रिंग,
थिकनेस कम है पर रिंग रख दी उसके ऊपर, पतली रिंग है, बहुत ज्यादा मोटी रिंग नहीं रख सकते, बैलेंस नहीं होगा सरफेस टेंशन। तो इस रिंग की रेडियस है स्मॉल, तो अब यहां है वो रिंग ना, तो बार बार ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते, यहां उसको सरफेस पे हमने रख दिया रिंग को, तो ये सरफेस हमेशा हम गोल ही बनाएंगे, ये है हमारा फ्री लिक्विड सरफेस। एक बार बता रहा है, ये ध्यान रखना हमेशा के लिए, आगे जितने भी एग्जांपल लेंगे तो हम इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं, तो ऊपर से देखेंगे तो ये ग्लास का गोल सरफेस दिख रहा, और उसके बीच में हमने आराम से फ्री लिक्विड सरफेस पे क्या रख दिया है, रिंग, देखो रिंग। तो अब जो लिक्विड है वो रिंग के इधर भी टच हो रहा और रिंग के इधर भी टच हो रहा, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला रिंग के लिए क्या बनेगा, P इज इक्वल्स टू F अपॉन, अब इसकी लेंथ सरकमफ्रेंस आएंगे तो लिखेंगे लेंथ L की जगह 2 पाई r, बट रिंग इधर से भी लिक्विड के कांटेक्ट में और इधर से भी, ठीक है, रिंग तो हॉलो है ना, तो इधर भी लिक्विड कांटेक्ट में इधर भी, तो हम यहाँ इनटू साथ में कर देंगे ये 2, तो ये जो 2 फैक्टर है ये क्यों आया समझ में आ रहा है कि देखो पहले, ठीक है, फ्री लिक्विड सरफेस, तो इधर से भी लिक्विड रिंग के लाइन को कांटेक्ट में और इधर से भी रिंग के लाइन को कांटेक्ट में, तो इसलिए एरो दिए, तो वो 2 फैक्टर आया, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा F इज इक्वल्स टू P इंटू 2 इंटू 2 4 पाई r, ये बन गया रिंग का फॉर्मूला। फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट रिंग, पहले यही मेथड यूज होती थी, जैसे हमारा क्रूड ऑयल जो रहता उसका सरफेस टेंशन चेक करना है तो उस पे रिंग लगते, फिर एक कंप्यूटराइज्ड आर्म वो रिंग को निकालने की कोशिश करता, तो कितना फोर्स लगता उसको रिमूव करने के लिए, उस पर से उसका क्या निकालते, सरफेस टेंशन। तो पहले ये लॉजिक यूज होता था क्रूड ऑयल का सरफेस टेंशन निकालने के लिए, कच्चा तेल क्रूड ऑयल। तो हम टॉप व्यू दिखाएंगे ना, तो ये देखो एक बार, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला, ये भी नोट डाउन करो। अब थर्ड फॉर्मूला यही बना लेते हैं, थोड़ा सा रिंग ही लेंगे, पर ये रिंग ऐसी है जिसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, यहां लिखा थिकनेस इज निग्लिजिबल। अब हम जो थर्ड ले रहे हैं एग्जांपल, उसमें रिंग ऐसी बनाएंगे जिसकी थिकनेस ज्यादा है, देखो मोटा बनाना है उसको, ये तो इनकी खत्म हो जाएंगी, शेयर कर देना, चलो ठीक है। तो इसके पहले जो रिंग थी उसमें लिखना थिकनेस इज निग्लिजिबल, थिकनेस निग्लिजिबल थी, अब इसकी थिकनेस कंसीडरेबल है, यानी रेडियस बदल रही है, तो इनर रेडियस है अब r1 और आउटर रेडियस यहां तक है उसकी r2, तो अब रेडियस अलग अलग है, अब रेडियस है r1 r2। अब इसको देखना कैसे लिख रहे हैं, यही फॉर्मूला ध्यान दो, पहले तो रिंग पतली थी तो हमने रेडियस एक ही कंसीडर किया बाहर के लिए और अंदर के लिए, अब अलग अलग लेंगे, बाहर वाला सरफेस सरकमफ्रेंस 2 पाई r2 प्लस अंदर वाला सरफेस, यहाँ 2 से अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अलग से ही ले रहे हैं, बाहर का अलग ले रहे हैं और अंदर जहां लिक्विड इधर से भी कांटेक्ट से और इधर से भी कांटेक्ट में है, तो अब ये रिंग थोड़ी सी मोटी है ऐसे, ये तो डिस्क बना दिया आपने, एक मिनट उसको खाली कर दीजिए, देखा, तो रिंग थोड़ी सी मोटी है, थिकनेस कंसीडरेबल है, तो इनर रेडियस है r1 आउटर रेडियस है r2, तो दो लाइन लेना है हमको, अंदर वाली भी रेडियस सरकमफ्रेंस कंसीडर करना है, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी, तो ये हो गया बाहर वाला प्लस ये हो गया अंदर वाला, तो अब इसको अलग से 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने दोनों लेंथ काउंट कर ली, रेडियस अलग अलग है इसलिए ऐसे लिखना पड़ा, नहीं तो एक ही लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे अगर थिन रिंग है तो पहले वाले सेकंड वाले में लिखना थिकनेस इज निग्लिजिबल, यहां लिखना थिकनेस इज कंसीडरेबल, तो एक रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2 इसलिए ऐसा लिखा। सो फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल्स टू P इंटू कॉमन निकल जाएगा 2 पाई, ब्रैकेट में बचेगा r2 प्लस r। अगर मान लो ये थिकनेस ज्यादा नहीं होती, हम थिकनेस निगलेक्ट कर सके तो ये दोनों रेडियस सेम, तो ये हो जाएगा T इंटू 2 पाई, ब्रैकेट में ट्वाइस r, दोनों सेम, तो इट इज T इंटू 4 पाई r। देखो पहले वाला ही फॉर्मूला है, तो थिकनेस कंसीडर करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना, और थिकनेस नहीं कंसीडर कर रहे तो पहले वाला ही फॉर्मूला T इंटू 4 पाई r।
तो ये हो गया रिंग जहां हम थिकनेस कंसीडर कर रहे हैं। देखो ये हो गया सेकेंड एग्जांपल। थर्ड लेंगे डिस्क। अगर डिस्क रखा है समझो ऊपर, ये हमारा फोर्थ एग्जांपल। तो डिस्क है, पूरा ही शेड करना पड़ेगा, ऐसे कर देते चलो। तो ये हो गई हमारी डिस्क। खत्म होगी आज, ज़्यादा शेडिंग हो रही। ठीक है, ये पूरी डिस्क पूरी सॉलिड है। रिंग अंदर से भी होलो थी, यानी इधर से भी लिक्विड कांटेक्ट था, इधर से भी। अब ये डिस्क है, डिस्क समझ में आता है ना, सॉलिड है, यानी ये पूरा टॉप व्यू देखेंगे तो ऐसा पूरा सॉलिड डिस्क रखा है। फॉर्मूला बदलेंगे, नीचे की लेंथ ही बदलना है और कुछ। अब अगर डिस्क लेंगे आप, ठीक है, रिंग तो कैसा अंदर से भी लिक्विड कांटेक्ट में था, बाहर से भी था। अब डिस्क मतलब ये सॉलिड पार्ट है। अब अगर मैं इसको पानी के सरफेस पे रखूं तो सिर्फ लिक्विड बाहर वाले रेडियस के कांटेक्ट में है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं? तो अब लिक्विड एक ही तरफ से कांटेक्ट में है और वो भी इधर से। ये एरो दे देते हैं, ये तो पूरा सॉलिड है, तो लिक्विड खाली इधर से कांटेक्ट में है, सिर्फ एक तरफ से। तो अब लेंथ लिखेंगे सिर्फ 2 पाई आर एक बार। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F = T × 2 पाई आर। अच्छा, इसके पहले वाले जो हमने हॉलो रिंग बनाई थी उसको एन्युलर डिस्क भी बोल सकते हैं, जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में बताया था। तो अगर मैं बीच में थोड़ा हॉलो कर दूं इसको, तो जैसे ये कर दिया समझो, तो इसको एन्युलर डिस्क बोले थे। जो पहले हमने रिंग के लिए लिखा था वही लिख सकते हैं। एन्युलर डिस्क आया तो भी सेम ही रहेगा। तो अभी तो ये डिस्क के लिए, एन्युलर डिस्क के लिए भी वही रहेगा। देखो, तो एन्युलर डिस्क मतलब ऐसी रिंग जिसकी थिकनेस हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो डिस्क का फॉर्मूला है एन्युलर डिस्क का और रिंग का सेम ही रहेगा। क्या लिखा था? F = T × 2 पाई इन ब्रैकेट R2 + R1। एन्युलर डिस्क बोलो या रिंग जिसकी थिकनेस हमको कंसीडर करना है, सेम रहेगा। तो ये तो सॉलिड डिस्क के लिए था, तो ये देखिए सॉलिड है। अच्छा, इसको शेड नहीं करते, नया फॉर्मूला देखते हैं। लेंथ बदल रहा है खाली होगा। अब ये देखो, ये फ्री लिक्विड सरफेस है, ध्यान रखो। अब इसमें रख रहे हैं हम लोग वायर फ्रेम। वायर से बनी हुई फ्रेम, यानी ये एक टुकड़ा, ये ऐसे दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा और ये चौथा टुकड़ा, 4 टुकड़े जोड़ के ऐसे एक फ्रेम बना है। यानी ये 1 2 3 4 और ये बस ऐसे। तो ये रेक्टेंगुलर पीस यानी ऐसे जोड़ के बना है, ये ऐसा और एक यहां से जोड़ो तो रेक्टेंगुलर, इसको बोलेंगे फ्रेम। तीसरा कैसे जोड़ोगे? ये बन गई फ्रेम। ठीक है, ऐसे वैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो यहाँ ऊपर रेक्टेंगुलर फ्रेम रखना है, यहाँ पे पानी के सरफेस पे ऐसे। ठीक है, तो पानी के सरफेस पे टिका दिया हम लोगों ने। तो ये ऐसे दिख रहा, ये है लेंथ L, ये है ब्रेथ B। तो अब ध्यान रखो इसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर पता है। तो अब ये अंदर से खाली है, जैसे रिंग थी ये भी, तो पानी इधर से भी कांटेक्ट में है, पानी इधर से भी कांटेक्ट में है। तो हम फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जो एक बार लेंथ लिखेंगे उसको। ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर लिख लेते हैं, ट्वाइस L + B। पेरीमीटर का फॉर्मूला याद होगा शायद आप लोगों को। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस L + B और इनटू 2 इसलिए किया, ये फैक्टर 2 क्यों आया? एक बार लेंथ अगर लेना है इसकी पूरी बाहर वाली तो आएगा ट्वाइस L + B, यानी लेंथ दो बार, ब्रेथ दो बार। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। हमने 2 फैक्टर से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि लिक्विड इधर से और इधर से भी कांटेक्ट में है। ठीक है, ये 2 फैक्टर आ गया। तो फोर्स बन जाएगा उसको रिमूव करने का, T × 4 L + B। समझ में आएगा?
वायर से बनी हुई फ्रेम है, पर कौन सी? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर फ्रेम है वो लिखना। ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। शेप के हिसाब से लिखना पड़ेगा। अब अगर अच्छा देखो नोट अगर मैं इसको पूरा सॉलिड बना दूं, ये पूरी प्लेट बना देते हैं, फ्रेम की जगह प्लेट, ये सॉलिड है, तो रेक्टेंगुलर फ्रेम की जगह आ जाएगा पूरे, ये फायर लिख दिया, वायर चाहिए, वायर फ्रेम चेंज कर लो, वायर फ्रेम, पर वायर रेक्टेंगुलर फ्रेम थी, मैंने वहां फायर लिख दिया, सॉरी, तो चेंज करना बेटा, होता कभी कभी, फ्रेम का एफ पहले लिख दिया और वो बाद में भी लिख दिया, चलो ठीक है। तो वायर फ्रेम था, अब इसको सॉलिड कर दिया, तो ये बन गई रेक्टेंगुलर प्लेट। अब प्लेट है, सॉलिड है, प्लेट का मतलब समझ जाता ना, सॉलिड, जैसे ये समझो बॉक्स है, ठीक है, तो ये है सॉलिड, ये है रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, फ्रेम नहीं है, दिस इज रेक्टेंगुलर प्लेट। तो अब लिक्विड खाली इधर से कांटेक्ट में है, एक ही तरफ से, बाहर से, अंदर तो पूरा सॉलिड है, इसको प्लेट को सरफेस के ऊपर रखना है, तो अब लेंथ एक ही बार काउंट करना है, तो ये फैक्टर 2 हमारा कट जाएगा, यहां से 2 हट गया तो फॉर्मूले में यही बचेगा, तो ये सॉलिड है बेटा। वो इसके पहले वाला फायर लिख दिया था मैंने, फायर फ्रेम, फायर फ्रेम नहीं था वो, वायर फ्रेम था, वायर फ्रेम, वायर से बनी हुई रेक्टेंगुलर फ्रेम। अब ले रहे हैं हम रेक्टेंगुलर प्लेट, ये देखो, तो वो थोड़ा चेंज करना वहां पे, शेप के हिसाब से डिसाइड करना लेंथ कौन सी लेना है और लिक्विड कहां कांटेक्ट में है, उसके हिसाब से फैक्टर 2 आएगा कि नहीं वो देखना प्रॉपर। वायर से बनी हुई फ्रेम थी, मैंने गलती से उसको फायर लिख दिया था, ये देखो, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, सॉलिड, लिक्विड एक ही साइड से कांटेक्ट में, इधर से इधर से इधर से इधर से, यानी एक ही बार पेरीमीटर लेना है, बाहर से लिक्विड कांटेक्ट में, अंदर से नहीं, तो एक ही बार लिया है पेरीमीटर, 2 फैक्टर हटा दिया। वायर फ्रेम जब लेंगे तो हमने वो ऐसी बनाई थी, वायर से बनी फ्रेम रेक्टेंगुलर, लिक्विड इधर से भी था और अंदर से भी, जब वो वायर से बनी हुई फ्रेम को रखेंगे तो इधर से पानी कांटेक्ट में, इधर से, यानी दोनों तरफ से लेंथ लिक्विड के कांटेक्ट में थी, तो पेरीमीटर हमने लिया था एक बार और इनटू कर दिया था 2, ठीक है। अब कोई भी शेप आया तो आना चाहिए, जस्ट सेगा तो बता देता हूँ, ट्राइंगुलर इक्विलैटरल ट्राइंगल है समझो, जिसकी लेंथ है L और ये फ्रेम है, वायर से बनी हुई फ्रेम, ठीक है। तो अब लिक्विड इधर से भी कांटेक्ट में होगा, इधर से भी कांटेक्ट में होगा, तो लेंथ कैसे लिखेंगे, ये वाली, एक बार पेरीमीटर कितना आएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 3 टाइम्स L, ठीक है, और अंदर से भी है तो इनटू फैक्टर आ जाएगा हमारा 2, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इज टू T इंटू 6L, इक्विलैटरल ट्राइंगल ले रहे हैं आप इसीलिए। ना अगर ये प्लेट होती, ट्राइंगुलर प्लेट समझो, प्लेट है यानी सॉलिड है ऐसे, ये डायग्राम नहीं बदल रहा है, इसको शेप के हिसाब से जो भी शेप आया याद रखना, हेक्सागन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो वो याद रखना, ठीक है। अब लिक्विड खाली एक ही तरफ से कांटेक्ट में, अंदर तो वो सॉलिड है, तो यहाँ 2 फैक्टर नहीं आएगा, तो यहाँ फॉर्मूले बन जाएगा 3, तो ये हो गया ट्राइंगुलर प्लेट, वो ट्राइंगुलर फ्रेम थी, ट्राइंगुलर प्लेट, हेक्सागन भी आ सकता,
पेंटागन भी आ सकता, कुछ भी आ सकता, रेगुलर आएगा पर लेंथ मालूम नहीं। देखो क्या चेंज करेंगे वो ध्यान रखो। तो ये हो गया, दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। पहले ये लिक्विड वर्क। तो वर्क डन इन फॉर्मिंग अ लिक्विड ड्रॉप, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ सोप बबल, वो तो मैंने लिखा है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ दैट सोप बबल, वो भी लिखा है मैंने, तो वो एक बार देख लो। एंड ड्रॉप वाला थोड़ा सा लिख के वापस बता देता, वो देखेंगे। तो ये बेटा देता, कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो लिक्विड कहाँ कांटेक्ट में, उसके हिसाब से ये लेंथ बदलेगी खाली। फैक्टर 2 लेना नहीं लेना वो प्रॉपर्ली देखना, ठीक है। तो ये देखो, इसको मिटा देते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला हो चुका है ना। देखो, a bigger drop of radius capital R is broken into n small droplets, n छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में उनको डिवाइड किया है। n ड्रॉपलेट्स है ऑफ रेडियस स्मॉल, ठीक है। तो यहां हमने लिखा था, देख लेने, ये बताया था सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एरो दिया मतलब इंक्रीज है, ये ध्यान रखना मीनिंग। वो यहाँ वर्ड में लिख लेना इंक्रीजेस। जब आप एक बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे एन ड्रॉप्स में, ये एन इंपॉर्टेंट है, एन ड्रॉपलेट्स में डिवाइड किया है हम लोगों ने, जिसकी रेडियस है एक की स्मॉल है, ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। मैंने एग्जांपल बताया था, जब आप पानी को स्प्रे करते बॉटल से, तो उसमें से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं और वो पानी हमको ठंडा फील होता है। क्यों होता, वो देखना। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ मतलब सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया इंक्रीज तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज, ठीक है। सरफेस एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। अब एनर्जी कहां से लाएंगे, तो टेम्परेचर कम होगा, हीट एब्सॉर्ब होगी, हीट इज एब्सॉर्ब एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो इसलिए पानी ठंडा हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो रही, एरिया इंक्रीज हो रहा, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे वो इंक्रीज हो रहे, तो हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी। तो सरफेस एनर्जी कहां से लाएंगे, इंक्रीज होगी, तो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, पानी जो गर्म था थोड़ा, वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होगी और उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेस, वर्ड में लिखना, सरफेस एरिया इंक्रीजेस तो सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगी। पहले भी बताया था रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की टाइम, उसके पहले लिया था वो, वर्क डन इज इक्वल्स टू था T इंटू dA, या सरफेस एनर्जी बोल सकते हैं इसको, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो एरिया जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी एनर्जी लगेगी, सरफेस एनर्जी। तो वो कहां से आएंगी, हीट एब्सॉर्ब होगी, और हीट एब्सॉर्ब हो गई तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देख लो एक बार, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई है सरफेस एनर्जी में, हीट एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू सरफेस एनर्जी। फॉर्मूला देखो, रिलेशन रेडियस का था, r इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल r, ये एक फॉर्मूला पूरा बना के दिया था, आप लोगों ने एक बार देख लेना है वो। और सेकेंड फॉर्मूला था वर्क डन का, T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इन ब्रैकेट n रेज टू 1/3 माइनस 1। ये फॉर्मूले दोनों हम लोग वहां लिख चुके हैं। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा लिखना है वो यहाँ पहले इतना एक बार लगे तो आप देख लो, यही चैप्टर चल रहा, वीडियो में देख लो, क्योंकि ये बताया है मैंने फॉर्मूला, रेडियस का रिलेशन और ये वर्क डन का, कि आप जब एक सिंगल ड्रॉप को नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस स्मॉल r में डिवाइड करेंगे तो वर्क डन कितना रहेगा, ये रहेगा वर्क डन, या कितनी हीट एब्सॉर्ब हुई पूछा तो यही फॉर्मूला लगाना, T इंटू 4 पाई r स्क्वायर इन ब्रैकेट n रेज टू 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1। तो अब देखो यहाँ इसकी एनर्जी लिख रहे हैं सिंगल ड्रॉप की, E1 इज इक्वल्स टू T इंटू उसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल एनर्जी इस ड्रॉप की। अब इसकी देखते हैं,
E2 इट इज इक्वल टू, एक ड्रॉप के लिखेंगे तो ये फॉर्मूले से आएगा T इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और एक ड्रॉप नहीं है, कितने ड्रॉप है n, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको n से। अब इसका क्या काम है वो बता दो। तो ये हो गई हमारी फाइनल एनर्जी, एक सिंगल ड्रॉप की एनर्जी है। अब छोटे छोटे n ड्रॉप्स में हमने डिवाइड किया तो ये, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर मिलता है, पर वो करने की जरूरत नहीं है। इसका क्या काम है वो देखते हैं। ये तो फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिया है, ये दोनों फॉर्मूले देखिएगा आप लोग। यहाँ n से मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये एक सिंगल ड्रॉप के लिए है, बट ऐसे n ड्रॉप्स है, यहाँ तो सिंगल ही है तो इसको कोई n से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये वाला फॉर्मूला यूज किया, W = T × एरिया, एरिया T, ये एरिया T, यहाँ पे n लिखा है क्योंकि n ड्रॉप्स है। ये देखो पहले आगे चलते फिर, तो ये रहने देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, देख लो ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो अगर एनर्जी का रेशियो निकाल ले पूछा किसी ने, तो फाइनल अपॉन इनिशियल इज इक्वल्स टू, तो T, अच्छा क्या कैंसिल होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, T 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ बचेगा n ये, और ये बचा है स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय T 4 पाई कैंसिल, T 4 पाई कैंसिल, इधर बचा है r स्क्वायर और साथ में n, और यहाँ बचा है r स्क्वायर। ये हटाने को, ये भी याद रखना क्या होगा वहां पे, ये रिलेशन काम आएगा फिर हमारे, ये रिलेशन। सो E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू, n वैसे रखेंगे, r स्क्वायर वैसे रखेंगे, यहां से r स्क्वायर की वैल्यू कर दो, r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, r स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर पहले तो ये हो जाएगा 3/2 और इसका स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है ना, ये सॉरी 3/2, सॉरी ये हो गया 2/3, स्क्वायर कर देना, ये 1/3 है क्यूब रूट मतलब, और स्क्वायर किया यानी 2/3, तो यहाँ डाल देते कैपिटल R की वैल्यू, सो इट कैन बी रिटन एज n⁻²/3 और ये r स्क्वायर, तो मैंने उल्टा कर दिया था, तो ये n⁻⁴ है, स्क्वायर किया तो 2/3 लिख दिया वहां पे, ठीक है, इसको हटा दो बस। अब आगे ये r और ये r कैंसिल, E2 अपॉन E1 इट इज इक्वल्स टू, ये n⁻1 और ये ऊपर जाके माइनस, तो -2/3, सो इट विल बी, अच्छा नीचे E2 अपॉन E1 इट इज इक्वल्स टू n⁻1/3। तो एनर्जी का रेशियो पूछा तो डायरेक्ट n⁻1/3 से सॉल्व कर लेना, या फिर स्टेप से वैसे भी कर सकते हैं। n मतलब नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो क्यूब रूट के हिसाब से आएंगे, जैसे 125 का क्यूब रूट, ऐसे कुछ तो भी आएंगे, ये हो गया। या फिर आप ऐसे निकाल ले, देखो डिविडेंड प्रॉपर्टी लगा रहे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एक तरफ डिविडेंड प्रॉपर्टी लगाया तो दूसरी तरफ भी लगाएंगे, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये हटा देते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं। तो ऊपर हो गया चेंज इन एनर्जी, अपॉन हो गया इनिशियल एनर्जी, तो किसी ने पूछा, इसको हटा दे, परसेंट चेंज इन एनर्जी, परसेंट चेंज इन एनर्जी, कितने परसेंट एनर्जी चेंज हुई, तो हम क्या करते हैं, ऊपर लिखेंगे E2 माइनस E1 यानी चेंज इन एनर्जी, अपॉन लिखेंगे ओरिजिनल एनर्जी, इनटू कर देंगे 100, तो E2 माइनस E1 अपॉन E1 का आंसर है ये, क्या है n⁻1/3 माइनस 1, इसका जो भी आंसर आएगा इनटू कर देंगे 100। तो परसेंट चेंज इन एनर्जी पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करना, या एनर्जी का रेशियो पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करना, या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशियो, फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी
तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये अपॉन का 1 हटा देंगे, ये है हमारा इधर फॉर्मूला। देखिए तो ये हो गया। रिवर्स वाला भी बता था, वो भी देखते, पहले ये लिखते। न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे परसेंटेज चेंज इन एनर्जी पूछा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी पूछा तो ये लगाना, एनर्जी का रेशियो पूछा तो ये फॉर्मूला लगाना। ये E2 माइनस E1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी चेंज इन एनर्जी निकाला है। चेंज इन एनर्जी अपॉन ओरिजिनल एनर्जी, तो फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी इनटू 100 कर देंगे तो मिल जाएगा परसेंट चेंज इन एनर्जी, कि ये जब कन्वर्जन हुआ तो कितने परसेंट एनर्जी चेंज हुई। तो ये फॉर्मूले से आप निकाल पाएंगे। देख लो फिर आगे का बताना। नोट डाउन कर लो। अब देखो, now if n small droplets of radius small r combining to form a bigger drop of radius capital R, तो अब याद रखना सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि ड्रॉप कंबाइन हो रहे ना, इनका एरिया ज्यादा था, इसका एरिया कम, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगी। सरफेस एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीज होगा तो एनर्जी भी डिक्रीज होगी। सरफेस एरिया ठीक, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस। अब एनर्जी बाहर निकली है, सरफेस एनर्जी कम हुई है वहां पे, तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी वो इमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो हीट इज इवॉल्व्ड। तो अब हम ऐसा एरो बना सकते हैं कि सरफेस एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट में, और हीट एक्स्ट्रा मिली है तो अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कितनी हीट इवॉल्व हुई, तो वर्क डन का फॉर्मूला वही है वापस से, 4 पाई T इंटू 4 पाई R स्क्वायर इन ब्रैकेट n रेज टू 1/3 माइनस 1। तो पहले इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहे थे, अब हीट इवॉल्व बोलेंगे, पर फॉर्मूला सेम ही लगेगा, और रेडियस का भी वही रिलेशन, क्यूब रूट ऑफ n इंटू स्मॉल। एनर्जी का रेशियो बदल जाएगा, वो भी बता देता हूं। फर्स्ट केस में अब एनर्जी है E1, एक ड्रॉप की एनर्जी है ये वाले फॉर्मूले से T इंटू ए के फॉर्मूले से T इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, एक इसकी, बट हम यहाँ इंटू करेंगे n, क्योंकि n ड्रॉप्स है। अब फाइनल जो है वो E2 लिखेंगे यहाँ पे, इट इज T इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब रेशियो लेंगे फाइनल अपॉन इनिशियल, so E2 upon E1 will be T into 4 pi कैंसल, यहाँ बचेगा R स्क्वायर, T into 4 pi कैंसल, यहाँ बचेगा N into R स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, फिर से वही कर रहे हैं, स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू N रेज टू 2/3 और ये R स्क्वायर, तो यहाँ डालेंगे N रेज टू 2/3 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, n इंटू R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल, तो ये 2/3 अब अपॉन में लेंगे, तो ये हो जाएगा n, तो यहाँ ऊपर है 1, ये आएगा माइनस, ये नीचे आके नेगेटिव, 2/3, लॉज ऑफ इंडाइसिस, सो E2 अपॉन E1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ये 3 1 3 माइनस 2, यानी n रेज टू 1/3। इसके पहले वाले में n रेज़ टू 1/3 ऊपर था, यहाँ 1 अपॉन n रेज़ टू 1/3, और चेंज निकाले तो E2 माइनस E1 अपॉन E1, फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी, तो ये है 1, डिविडेंड प्रॉपर्टी याद है ना, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर,
ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये फॉर्मूला, इसको इनटू 100 कर देंगे तो परसेंट चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा। ये रेशियो याद रखना दोनों में केस में क्या था, ये हो गया, ये देखो अब एक बार आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लो ऑन सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन था फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। सिर्फ दो एक्सेप्शन थे उसमें, मॉल्टन कॉपर एंड मॉल्टन कैडमियम, दो ऑप्शन याद रखना हो, मॉल्टन कॉपर एंड मॉल्टन कैडमियम। उनमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा, इंक्रीज। एक बार देख लो, इफेक्ट ऑफ इंप्यूरिटी भी था और एक था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। For most of the liquid, as temperature increases, surface tension decreases. यही बताया था, सिर्फ दो एक्सेप्शन थे, मॉल्टन कॉपर एंड मॉल्टन कैडमियम। तो इसीलिए मैंने बताया था कि आप जब कपड़े धोने के लिए गर्म पानी यूज करते हैं, थोड़ा क्यों गर्म पानी यूज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे पानी का तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, फिर उसमें डिटर्जेंट डालेंगे तो सरफेस टेंशन और कम हो जाएगा और क्लीनिंग प्रोसेस अपनी आसान हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। और ये भी याद रखना, एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन हो जाएगा जीरो, क्योंकि मॉलिक्यूल वेपर्स बनने लग जाएंगे और मॉलिक्यूल्स फ्री होने लग जाएंगे, तो सरफेस टेंशन बॉइलिंग पॉइंट पे जीरो। अगर सरफेस टेंशन निकालना है टेम्परेचर चेंज होने के बाद, तो ये फॉर्मूला यूज करना, T इक्वल्स टू T0 in bracket 1 minus alpha into delta theta. So delta theta, it is change in temperature. Alpha is temperature coefficient. And T0, initial surface tension, और T is the final surface tension. तो ये याद रखना, ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकेंगे। और ये याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन जीरो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल सरफेस वाले जो बाउंडेड थे वो अब फ्री होने लग जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो याद रखना, एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन इज जीरो। और अगर सरफेस टेंशन निकालना है तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इनिशियल सरफेस टेंशन, ये फाइनल सरफेस टेंशन, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और ये डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मूला याद रखो, इसका डेरिवेशन भाई ने अपने को फॉर्मूला याद रखना है। आगे चलते हैं, ये मिटा है, नोट डाउन कर लो इसको। अब ले रहे हैं कैपिलरी राइज का थोड़ा सा ध्यान दो। When a capillary tube is dipped inside a liquid which partially wets the solid, the liquid rises in that capillary tube. And when a capillary tube is dipped inside a liquid which does not wet the solid, the liquid falls down in that capillary tube.
कैपिलरी ट्यूब के बारे में ले रहे हैं, कैपिलरी एक्शन। एक बार लगे तो वीडियो रोक के वो देख लेना वापस से, या आप लोग के पास नोट्स भी है उसमें भी देख सकते हैं आप लोग। पहला एग्जांपल था, when a capillary tube is dipped in liquid, if capillary tube is dipped in a liquid which partially wets the solid, example water, or we can say kerosene and glass. Capillary tube is made up of glass और liquid है समझो water, लिखा है नीचे। तो liquid rises in that capillary tube, ऐसे यहाँ पे भी थोड़ा शेप ऐसे बदला था जहाँ solid liquid contact है। And when the capillary tube is dipped inside a liquid which does not wet the solid, ये partially wet the solid था, liquid partially wets the solid, ये एग्जांपल। यहां लिखेंगे liquid does not wets the solid, एग्जांपल लिक्विड का है मर्क्यूरी और उसमें सॉलिड लेंगे हम लोग ग्लास। तो कैपिलरी ट्यूब ग्लास की बनी है तो हम यहाँ कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करेंगे ये, तो लिक्विड लेवल थोड़ी सी नीचे जाएंगे, तो लिक्विड लेवल उसमें थोड़ी सी नीचे जाएंगी। शेप भी देखना, इधर बनाया हमने शेप कॉन्वेक्स और इधर शेप बनाया है कॉन्केव। तो फॉर्मूला जो हम लोगों का आया था वो फॉर्मूला आया था P is equals to H rho G R upon twice cos theta। राइज के लिए सॉल्व किया था हमने, वहां H है हाइट, कितना राइज हुआ है कैपिलरी ट्यूब, रो इज द हाइट, वाटर कितना राइज हुआ है यहाँ पे वो हाइट लेना है H, रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, G इज तो पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो H का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, ट्वाइस P cos थीटा, उधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर बचेगा रो G R, ये भी निकाला है हमने। सो वी कैन से H is inversely proportional to R and H is inversely proportional to G। ये फॉर्मूला हमने इसके लिए डिराइव किया है, आप याद रखना ये फॉर्मूला हम इसके लिए भी लगा सकते हैं। सिर्फ याद रखना जब आप सॉल्व करने के लिए लेंगे न्यूमेरिकल तो H की वैल्यू जो भी गिवन रहे वो निगेटिव लेना, क्योंकि हाइट नीचे गई है। अगर मेरे को बोला कि लेवल नीचे गई है बाय 2 सेंटीमीटर तो मैं लेते समय लूंगा -2, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ हाइट ऊपर गए तो पॉजिटिव ही लेना, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी आएगी निगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ना, तो cos थीटा भी निगेटिव आएगा और H की वैल्यू भी निगेटिव। यहाँ H भी पॉजिटिव, cos थीटा भी पॉजिटिव, तो उतना फर्क आएगा। तो cos थीटा निगेटिव, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू अपने आप निगेटिव आ जाएगी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। या जब सरफेस टेंशन के लिए सॉल्व करेंगे ये भी निगेटिव, H भी निगेटिव, सरफेस टेंशन पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आ जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। तो cos थीटा की वैल्यू निकलेगी वो निगेटिव निकलेगी, अगर H दिया रहा तो वो भी हम लोग लेंगे निगेटिव, क्योंकि डिप्रेशन है नीचे गए, तो एक ये थोड़ा सा याद रखना। प्रेशर का यही बता देता अभी। लिक्विड ड्रॉप का प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनाया था, एक्सेस प्रेशर, ये लिक्विड ड्रॉप है, एक्सेस प्रेशर था Pi and internal pressure minus PO, it is twice T upon R। twice T upon R इसलिए क्योंकि लिक्विड एक तरफ से था, एयर एक ही तरफ से कांटेक्ट में है, दिख रहा नहीं। और सोप बबल के लिए जब हम लोगों ने लिखा था तो एयर दोनों तरफ से कांटेक्ट में कंसीडर किया था, और एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आया था 4T upon R। देख लेना ये भी डिराइव किया है स्पेरिकल, इसके लिए लैप्लेस लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन, तो वो है उसमें, देखिए
या हमने डिराइव किया है। तो अब इधर से देखो, इधर अगर प्रेशर लिखूं बाहर P1 और इधर P2, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यहाँ लिखेंगे P1 और अंदर लिखेंगे P2, तो शेप के हिसाब से ये देखना, तो P1 ग्रेटर है तो यहाँ हम लिख सकते हैं P1 ग्रेटर है माइनस P2। अब एक तरफ से लिक्विड है एक तरफ से एयर है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एक्सेस प्रेशर का, ट्वाइस T अपॉन R। और यहाँ पे अब P2 ग्रेटर है, शेप देखो इधर से, यानी इधर वाला प्रेशर ज्यादा है, तो P2 माइनस P1। अब इसमें भी एक तरफ लिक्विड है एक तरफ एयर है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे ट्वाइस T अपॉन। ये और हमने ये यूज भी किया है, दो मेथड थे ये इक्वेशन निकालने के लिए, एक था फोर्स का और एक था एक्सेस प्रेशर वाला। तो एक्सेस प्रेशर P1 माइनस P2 हमने कंपेयर किया था इसके साथ H रो G के साथ, ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर H रो G गेज प्रेशर, और इसको सॉल्व करके हमने ये आंसर निकाला। यहाँ पे कैपिटल रखो, कंफ्यूजन नहीं करना, बता दो। स्मॉल आर मतलब हमने रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब लिया ना, तो यहाँ इस सरफेस की रेडियस है कैपिटल आर, थोड़ी बड़ी बना देते हैं इसको, कैपिलरी ट्यूब बड़ी बना रहा हूँ दिखाने के लिए प्रॉपर। ये हमारा वो कर्व, तो कर्व की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर लिख लो, और स्मॉल आर मतलब है रेडियस ऑफ दैट ट्यूब। ये भी यही डायग्राम बनाया था हमने, ये कैपिटल आर है तो यहाँ पे भी कैपिटल आर कर दो, यहाँ पे भी बना लेते हैं। दिस इज रेडियस ऑफ दैट सरफेस कर्व, यानी वही है, तो यहाँ स्मॉल आर था क्योंकि हमने रेडियस स्मॉल आर लिखी थी, और अगर यहाँ रेडियस कैपिटल आर कर दे तो यहाँ पे भी रेडियस कैपिटल आर होती है, तो रेडियस लेना है, एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो हमने इसको अरेंज किया था, कैपिटल आर की वैल्यू डाला था हम लोगों ने, फिर स्मॉल आर आएगा, तो ये एक बार आप लोग देख लें, तो रेडियस ऑफ दैट कर्वेचर लेना है, ये कैपिटल आर, फिर बाद में स्मॉल आर से रिप्लेस कर सकते, cos थीटा लेके हम लोगों ने किया था, वो देख लेना एक बार, पर ये ध्यान रखना एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला, where r is the radius of that curvature, r is the radius of that curvature, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर जो है वो है रेडियस ऑफ द ट्यूब, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हमने यहाँ स्मॉल आर से लिखा था इसलिए गलती से वो स्मॉल आर लिखेंगे हम, पर कैपिटल आर लेना, ठीक है। यहाँ से प्रेशर ज्यादा है तो ये लिक्विड ड्रॉप जैसे ही कंसीडर करेंगे इसको, ऐसे रेडियस है उसकी कैपिटल आर, ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, प्रेशर देखना किधर ज्यादा है, इधर बाहर लिखा था हमने P1 और ये P2, शेप देखना इधर से प्रेशर ज्यादा है इसलिए ऐसा बना है P1 माइनस P2, अब यहाँ पे इधर से प्रेशर ज्यादा है इसलिए P2 माइनस P1 लिखा है, एक्सेस प्रेशर सेम रहेंगे। ये नोट डाउन करो, आगे चलते। अब देखो आगे कंडीशन बता रहे हैं, अब कंडीशन ले रहे हैं इनसफिशिएंट लेंथ में। अच्छा, एक चीज याद रखना, H is inversely proportional to R। जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करेंगे आप लोग, ये ध्यान रखो पहले, ये कैपिलरी ट्यूब थोड़ी मोटी है, ये कैपिलरी ट्यूब थोड़ी पतली है, तो जितनी पतली ट्यूब यूज करेंगे लिक्विड उतना ही ज्यादा उस कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा। ये देखो ऐसे, H is inversely proportional to R, यानी रेडियस जितनी कम हाइट उतनी ज्यादा, तो ये रेडियस कम है तो हाइट उतनी ज्यादा है। एक पॉइंट ये याद रखो। दूसरी कंडीशन है इनसफिशिएंट लेंथ। अगर हम इस अरेंजमेंट को कहीं
जहां g की वैल्यू 0 है। g की वैल्यू 0 कहां हो सकती है? जैसे हमने बताया था सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन याद करो, सेंटर ऑफ द अर्थ में g की वैल्यू 0, या हम अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी बहुत दूर चले जाए तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर g की वैल्यू 0 हो गई यानी ये अपॉन में 0, तो h की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब अगर मैं कंटेनर में कैपिलरी ट्यूब डालूं, ये एक कैपिलरी ट्यूब, ये दूसरी कैपिलरी ट्यूब, ये तीसरी कैपिलरी ट्यूब, तो ये भी कैपिलरी ट्यूब फुल लेवल तक भर जाएगी, ये भी कैपिलरी ट्यूब फुल लेवल तक भर जाएगी, और ये भी कैपिलरी ट्यूब फुल लेवल तक भर जाएगी। तो कितनी भी पतली ट्यूब डालेंगे और भी एक ट्यूब इंसर्ट कर दो तो वो भी वहां तक पूरी भर जाएगी, क्योंकि लेंथ क्या है? इनसफिशिएंट। देखो h की वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। पर ये पूरी अरेंजमेंट लेके हमको वहां जाना पड़ेगा जहां g की वैल्यू 0 है। g की वैल्यू 0 अपॉन में 0 मतलब h की वैल्यू इनफाइनाइट। तो पानी ऊपर राइज हो रहा, हमने एक्सप्लेन किया था कि पानी ऊपर राइज हो रहा, उसको कौन बैलेंस कर रहा? वेट ऑफ द लिक्विड। अब g 0 है तो वेट ऑफ द लिक्विड भी 0, तो डाउनवर्ड फोर्स हट गया, अपवर्ड फोर्स ही रहेगा, जिसकी वजह से वो लिक्विड ऊपर राइज होता रहेगा। अब कौन सी भी ट्यूब यूज करो तुम, कितनी भी लेंथ की, इनफाइनाइट लेंथ की भी ट्यूब यूज करेंगे तो वो लिक्विड उसमें ऊपर तक राइज होने वाला है, पर उसमें से फाउंटेन की तरह बाहर नहीं आने वाला हुआ। यहां से इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे फाउंटेन से फिर बाहर आने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे आके उसका कर्वेचर ऐसा चेंज हो जाएगा कि प्रेशर उसको वहीं पे रोक देगा, बस। तो बॉर्डर तक लिक्विड आएगा, वहां पे उसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा, अब वो लिक्विड बाहर नहीं आने वाला। पर आप कितनी भी पतली ट्यूब यूज कर लो, वो पूरी की पूरी ट्यूब लिक्विड से भर जाएगी वहां तक। इनसफिशिएंट लेंथ, इसको बोलेंगे इनसफिशिएंट। तो ये पहली कंडीशन है इनसफिशिएंट लेंथ की। तो याद रखो, अगर हम इस अरेंजमेंट को या इस अरेंजमेंट को लिक्विड यहीं तक राइज होना दें, तो लिक्विड यहीं तक राइज हो रहा। अगर इस अरेंजमेंट को ऐसी जगह लेके जाए जहां g की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है, तो ये लिक्विड भी एकदम टॉप तक आ जाएगा यहाँ, पर बाहर नहीं निकलने वाला, क्योंकि कर्वेचर इस तरह चेंज हो जाएगा कि वो प्रेशर उस लिक्विड को बाहर नहीं आने देगा। पर हाइट कितनी भी रहो उतना लिक्विड भर जाएगा। इनसफिशिएंट लेंथ है यानी हाइट इनफाइनाइट हो सकती है। अगर ये ट्यूब की लेंथ इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लेंथ तक वो लिक्विड राइज होने को तैयार है, वहां तक राइज हो जाएगा। तो हमने यहाँ 4 ट्यूब डाली अलग अलग लेंथ की, तो पूरी ट्यूब्स ऊपर तक भर गई, वहां पे जाके कर्वेचर चेंज हो जाएगा, बाहर लिक्विड आने वाला नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और केस है इनसफिशिएंट लेंथ की, वो भी बता, ये समझ में आया ना? जहां g की वैल्यू 0 वहां लेंथ इनसफिशिएंट। आप कितनी भी लेंथ की ट्यूब डालेंगे तो लिक्विड वहां तक राइज हो जाएगा, पर फाउंटेन की तरह बाहर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि वहां जाके उसका अब आगे ट्यूब नहीं है, मतलब सरफेस टेंशन जैसा फोर्स जो ऊपर खींच रहा था वो नहीं रहेगा, तो यहाँ आके कर्वेचर इस तरह चेंज हो जाएगा कि प्रेशर उसको बाहर नहीं आने देगा लिक्विड को, पर लेंथ इनसफिशिएंट है, पूरा राइज होगा वहां तक, ठीक है। सेकेंड केस है इनसफिशिएंट लेंथ की। देखो ये है लिक्विड और ये कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड यहां तक राइज हो रहा, अभी लेंथ बाकी है, तो लिक्विड यहां तक राइज हो गया उसमें। अब मैं क्या करूं, स्ट्रॉ है समझो, स्ट्रॉ जैसी अरेंजमेंट। अब इस कैपिलरी ट्यूब को यहां से कट कर दूं तो वो लिक्विड राइज हो सकता, मान लो अप टू 10 सेंटीमीटर इन दैट कैपिलरी ट्यूब। तो वो राइज हो सकता अप टू 10 सेंटीमीटर, पर मैं यहां से वो कट कर रहा, तो मैंने इतना यहां से हटाई दिया। एक्चुअल में राइज हो सकता 10 सेंटीमीटर तक, पर मैंने ट्यूब ही रखा है 5 सेंटीमीटर की बाहर, तो लिक्विड यहां तक राइज होगा, उसके आगे राइज होना चाहिए था और, पर वो ट्यूब ही नहीं है, तो यहां तक राइज होगा, यहां पे भी उसका कर्वेचर इस तरह चेंज हो जाएगा कि प्रेशर उसको रोक देगा और लिक्विड उससे ज्यादा राइज नहीं होगा। तो यहाँ पे लेंथ इनसफिशिएंट क्यों है? वहां g की वैल्यू 0 नहीं है, ट्यूब की लेंथ उतनी नहीं है जितना वाटर राइज हो सकता। अगर मैं इस ट्यूब की लेंथ इतनी रख दूं तो बराबर प्रॉपर 10 सेंटीमीटर तक राइज हो जाएगा, पर मैंने ट्यूब की लेंथ ही कम रखा है, ट्यूब की लेंथ कम रखा है, तो लिक्विड यहां तक फुल राइज हो जाएगा और उसके बाद उसका कर्वेचर इस तरह चेंज हो जाएगा कि प्रेशर वो लिक्विड को बाहर नहीं आने देगा, यहाँ पे भी लिक्विड बाहर नहीं आएगा। हाँ, अगर आप ट्यूब की लेंथ बढ़ा दे तो वो लिक्विड उसमें फिर और राइज होगा, कहां तक? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी एक इनसफिशिएंट लेंथ की कंडीशन है। तो ये देखो, तो इसी पर से एक और चीज बताता हूं, वो देखते हैं।
ये देख लेना, अपने वर्ड्स में लिखते जाओ बेटा। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो तीनों टॉपिक हो गए। पहले हमने जो टेक्स्ट बुक वाला है वो ले लिया ताकि वो सबके लिए हो जाए। फिर जो एक्स्ट्रा था हाइड्रोडायनामिक्स का पहले लिया, फिर एक वीडियो में जो एक्स्ट्रा लेना था हाइड्रोस्टैटिक का वो हो गया, और एक वीडियो में अब हम सरफेस टेंशन का एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये लास्ट वीडियो है समझो। अब हमारा पूरा चैप्टर हो गया, कॉम्पिटिटिव के लिए भी हमने पूरा लिखा दिया है। अब देखो, समझो ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, पार्शियली वेट द सॉलिड, वाटर वाले एग्जांपल रखेंगे। इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब डाला है, ये है कैपिलरी ट्यूब, और लिक्विड इसमें यहां तक राइज हुआ है, अप टू हाइट h। अब इस कैपिलरी ट्यूब को हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे। टिल्ट किया, इस कैपिलरी ट्यूब को हमने टिल्ट किया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया उसको हमने। ये अच्छा सेम मोटी नहीं बन रही, ठीक है, आप लोग कोशिश करना। पर आप समझो वही कैपिलरी ट्यूब है, हमने उसको टिल्ट कर दिया, ठीक है। तो लिक्विड हाइट उतनी रहेगी यहाँ पे भी, ऐसे, तो हाइट उतनी रहेगी यहाँ पे, यानी पानी जितनी हाइट तक था यहाँ पे भी उतना ही है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हाइपोटेनियस है, तो लिक्विड पहले ये इतनी लेंथ का था, देखो शेड किया, अब हम दूसरे कलर से शेड कर देते हैं, अब लेंथ ऑफ द लिक्विड इतनी हो गई। तो अब अगर हम ये डायग्राम अलग से बना लें ऐसे, तो ये है h, ये एंगल ले लेंगे थीटा, जितने एंगल से हमने उसको टिल्ट किया है, और इस लिक्विड को नाम दे देंगे L, कि उसमें लिक्विड कितनी लेंथ तक है, ये है L। तो ये बाजू में डायग्राम होना है। फिर से बोला, कैपिलरी ट्यूब स्ट्रेट थी, हमने उसको टिल्ट किया है, तो पानी पहले जितनी हाइट तक था तो ऐसे बनाओ, वो ऐसे रहेगा सीधे, समझो सीधे कंसीडर कर लो ना, इसको शेप देने की कोई जरूरत नहीं है, दे ही देते चलो। तो यहाँ पे हाइट h थी, तो यहाँ पे भी हाइट h है, हाइट चेंज नहीं हुए, यानी यहाँ से कितना है हाइट, ना यहाँ से उस लिक्विड लेवल की हाइट सेम, यहाँ से उस लिक्विड लेवल की हाइट सेम, बट आप जब टिल्ट कर रहे हैं तो ये हाइपोटेनियस है, तो डेफिनेटली लिक्विड उसमें ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है वो पूछा, तो h की वैल्यू पता है, तो हम लेंगे cos थीटा। cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। इस फॉर्मूले से आप लेंथ ऑफ द लिक्विड कितनी ज्यादा है उसमें वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले कैपिलरी ट्यूब स्ट्रेट थी, फिर हमने कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट किया। पानी की हाइट पहले अगर यहां से गिनना है सरफेस पे तो h है, तो बाद में भी सरफेस से गिनना h है, पर यहाँ पे ये हाइपोटेनियस बन गई है, पहले के हिसाब से लिक्विड थोड़ा ज्यादा आ गया उसमें, ठीक है। तो कितना ज्यादा है, तो ये L की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, टिल्ट किए तो ये फॉर्मूले से आप वो वैल्यू निकाल पाएंगे। हाइट पहले बता देंगे कि भाई 5 सेंटीमीटर थी, फिर हमने टिल्ट किया, किसी ने पूछा हाइट कितनी है, तो वापस से लिखना भाई 5 सेंटीमीटर ही है। हाँ, किसी ने पूछा लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम अब कितना है, पहले लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम h था यानी 5 सेंटीमीटर, सेकंड केस में भी h की वैल्यू वही है 5 सेंटीमीटर, बट किसी ने पूछा ये निकालो लेंथ लिक्विड कितना है उसमें, अब तो थीटा दिया रहेगा 30 60 90 जो भी होगा, तो यहां वाली वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करके आंसर निकालना। तो h की वैल्यू दिया है, लेंथ ऑफ द लिक्विड निकालना है, ये फॉर्मूले से निकाल लेना है टिल्ट करने के बाद। अगर हाइट पूछा है दिया है पहली केस में और दूसरी केस में भी हाइट पूछा है, तो हाइट सेम ही रहेगी, यहां से यहां तक की हाइट और यहां से यहां तक की। अब लेंथ बढ़ गई, टिल्ट कर दिया, हाइपोटेनियस है, डेफिनेटली लिक्विड की लेंथ ज्यादा आ गई उसमें, लिक्विड ज्यादा आ गया उसमें, टिल्ट किया इसलिए। तो कितना ज्यादा है, तो L की वैल्यू ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये नोट डाउन कर दो। इसमें लिक्विड लेवल h है, जब टिल्ट करेंगे तो लिक्विड और उसमें राइज होगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी ना, तो लिक्विड ज्यादा है उसमें, पर हाइट सेम है, तो लिक्विड कितना ज्यादा है तो L लेंथ निकालना पड़ेगा। ये डायग्राम देखो, यहाँ मिक्स हो रहा, कितने एंगल से टिल्ट किया है,
तो ये यहाँ पे था, इधर टिल्ट किया तो डेफिनेटली ये लेंथ बढ़ गई, हाइट उतनी है ना, हाइट यहाँ पे भी बना सकते हैं। देखो ये एच सेम है, यहाँ एच है, ये लेंथ एल है, लिक्विड कितना राइज हुआ है एक्स्ट्रा वो बता सकते हैं, ठीक है। लिक्विड ड्रॉप कंबाइन होने का तो हमने देख लिया, मान लो सोप बबल कंबाइन हो रहे हैं, उसका बता देना। Suppose a soap bubble of radius r1 plus another soap bubble of radius r2 combining to form another soap bubble, definitely बड़ा बनेगा थोड़ा, and radius is suppose r। तो इसका प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 प्लस प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 इन दोनों कंबाइन, तो इट विल बी इक्वल टू, इसका आंसर यहाँ पे इक्वल टू की साइन दे रहे समझो खाली, P इंटू V। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 4T अपॉन R1 इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, वर्क डन P इंटू V, तो ये P इंटू V, P इंटू V, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वर्क डन सेम P इंटू V, वो लिखा है समझो, ये हो गया। प्लस इधर 4T अपॉन R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, ये R1 है, इधर 4T अपॉन R प्रेशर और वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब, तो 4T कैंसिल, 4/3 पाई 4/3 पाई एंड 4/3 पाई कैंसिल, तो बचेगा क्या देखो, इधर ये R1 और ये R1 कैंसिल, तो R1 स्क्वायर बचेगा, इधर बचेगा R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो नए इसकी रेडियस आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर स्क्वायर रूट ले लिया दोनों, तो एक सोप बबल और दूसरा सोप बबल दोनों मिलके एक बड़ा सोप बबल बना रहे हैं, तो उसकी रेडियस क्या रहेगी, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूले से निकाल लेना, अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, देख लो। नोट डाउन कर रहे, तो देयर आर टू सोप बबल कंबाइनिंग टू फॉर्म अ बिगर सोप बबल, ठीक है, ये सोप बबल है। तो सोप बबल का एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है 4T अपॉन R, एक सोप बबल दूसरा सोप बबल मिक्स होके ये बड़ा सोप बबल बना रहा है, तो इसकी रेडियस आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, देख लो। अब देखो आगे, सपोज टू सोप बबल आर टचिंग ईच अदर, रेडियस अलग अलग है, लास्ट टॉपिक है ये। सपोज दिस इज वन सोप बबल, अब इसकी रेडियस कम है और दूसरा सोप बबल जिसकी रेडियस ज़्यादा है ये ऐसे टच हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि हम एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं ट्वाइस T अपॉन R, रेडियस जितनी कम प्रेशर उतना ज़्यादा, तो ये जो कर्व है ये तो ऐसे ही रहेगा, पर इसका जो कर्व है वो ऐसा राउंडेड हो जाएगा थोड़ा सा, जहाँ वो टच हो, ये बता रहा है कि इसका प्रेशर ज्यादा है। अगर रेडियस सेम है तो जब वो टच होंगे तो दोनों का प्रेशर सेम, तो डायग्राम कुछ ऐसी बन जाएगी, बीच में एक फ्लैट लाइन जैसे, दोनों टच हो, रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो भी स्ट्रेट लाइन जैसे चिपक जाएंगे वहां पे। तो यहाँ थोड़ा सा कर्व इसकी तरफ ज्यादा बनाना और इसका थोड़ा सा ऐसा राउंडेड हो जाएंगे इधर से, तो इधर से हम टेंजेंट बना रहे हैं इस कर्व को जहां वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं,
इसकी रेडियस हम लोग लेंगे r और इसकी रेडियस है r1 और इसकी रेडियस है r2। तो ये जो टेंजेंट बनाएंगे हम जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर सेम है तो स्ट्रेट लाइन जैसे बनेगा, अगर ये छोटा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर कम है, तो ये थोड़ा सा कर्व इसका वैसे ही रहेगा, इसका थोड़ा सा राउंडेड हो गया। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट बनाऊं तो थोड़ा सा ऐसा इसका शेप ऐसा बन जाएगा, ये गैप में वो बबल फंसा हुआ, समझ में? तो हम ये जहां इंटरसेक्ट हो रहे वहां टेंजेंट बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। उसका आंसर निकाल रहे हैं। तो इसका प्रेशर ज्यादा है P1, इसका प्रेशर P2, सो P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू P। ये नया इसका समझो कर्वेचर का रेडियस प्रेशर, तो इट इज 4T अपॉन R1 माइनस 4T अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। So 1 upon R, 4T upon R, तो 4T cancel, so 1 upon R is equals to 1 upon R1 minus 1 upon R2। ये फॉर्मूले से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, या सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, R, ठीक है, एक सेकंड, 1 upon R is equals to क्रॉस मल्टीप्लाई R2 minus R1 upon R1 into R2। फाइनल आंसर यहाँ लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R कैन बी रिटन एज, रिवर्स कर रहे हैं इसको, इसको भी कर देंगे, तो R का आंसर निकलेगा R1 into R2 अपॉन R2 माइनस। अगर दोनों की रेडियस सेम है, ये R1 और ये R2 दोनों रेडियस सेम है, तो ये माइनस, यानी R की वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। तो दोनों बबल जहां इंटरसेक्ट होंगे, ये पहला बबल, ये दूसरा बबल जहां इंटरसेक्ट होंगे, अगर रेडियस सेम है, यानी 100 बबल की रेडियस सेम है, तो यहां बनेगी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन। तो इसका टेंजेंट क्या बनेगा, ये लाइन, यानी इनफाइनाइट रेडियस वाली स्ट्रेट लाइन। तो बराबर है r इक्वल्स टू इंफिनिटी, अगर दोनों की रेडियस सेम है तो। अगर रेडियस अलग अलग है तो फिर ये वाले फॉर्मूले से नई रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जो टेंजेंशियल कर्व ड्रॉ करेंगे उसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। और अगर याद रखो दोनों की रेडियस सेम है तो ये स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो ये टेंजेंट नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका रेडियस बना सकते हैं कि आप लोग कर्व नहीं, तो इसको बहुत दूर ऐसा कर्व बन रहा समझो, यानी रेडियस इसकी इनफाइनाइट। अगर ये दोनों सेम है रेडियस, अगर रेडियस अलग अलग है तो ये फॉर्मूले से जहां वो टच हो रहे हैं तो कर्व कैसा रहेगा वो आप निकाल सकते हैं। तो याद रखो छोटे वाले का ऐसे और दूसरे वाले का कर्व ऐसा रहेगा, यहाँ पे राउंड रहेगा ऐसे हल्का सा, ये कर्व है, प्रेशर डिफरेंस के हिसाब से ये डिपेंड करेगा, और यहाँ हम टेंजेंट निकाल रहे हैं जहां वो कर्व बन रहा है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो हमारा जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो सरफेस टेंशन का भी हो गया, हाइड्रोडायनामिक्स का भी हो गया, हाइड्रोस्टैटिक्स का भी हो गया। इसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करना, मैं इसके मॉड्यूल डाल ही दूंगा 1-2 दिन में, ये चैप्टर हो गया अभी समझो, तो आप लोगों ने वो भी सॉल्व करना शुरू कर देना, ठीक है। तो ये सरफेस टेंशन का जितना एक्स्ट्रा बताना था वो हो चुका है आप लोगों का। तो ये चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये कंप्लीट। तो जब कॉम्पिटिटिव का डालूंगा ना तो 2 अलग अलग पार्ट है, एक है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनामिक्स है, और सरफेस टेंशन का मैं अलग से मॉड्यूल डालूंगा, तो वो थोड़ा सा देख लेना आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।